नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी इन हिंदी चैनल पे। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। मैं डॉक्टर केशव गुप्ता। इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आईएएस एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स के माध्यम से वो आराम से 1 साल के अंदर अपने पहले अटेम्प्ट में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, इस बारे में बताने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट कुछ बात आपसे साझा करना चाहूँगा, अपने मन की बात। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए आईएएस एग्ज़ाम पास करना एक सपने जैसा है। लाखों हिंदी मीडियम वाले आईएएस की एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों में ये रेशियो ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा हुआ सा है कि नहीं, बहुत टफ है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इजीली कोचिंग मटेरियल्स, ऑनलाइन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। और जो कुछ बहुत कम मटेरियल उपलब्ध है वो भी इतना विश्वसनीय नहीं है। ऐसी कई समस्याएं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने आती है। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने एक प्रयास करने की कोशिश की है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी आसानी से आईएएस बन सके, आसानी से क्रैक कर सके यूपीएससी के एग्जाम को, वो भी केवल एक अटेम्प्ट में। दोस्तों, ये चैनल अपने आप में एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास है जो आपको यूपीएससी की पूरी कोचिंग निशुल्क देगा। इसलिए यदि आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और आईएएस अधिकारियों में हिंदी मीडियम वालों का भी दबदबा हो। हिंदी मीडियम वाले सोचने को मजबूर नहीं हो कि हम आईएएस कैसे बने। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2 बारे में बात करूंगा। पहला तो हमें आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो विदाउट कोचिंग, और मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी हम एग्जाम दें उससे पहले हमें उसका सिलेबस जानना जरूरी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम पहले भी दिए हैं। तो दोनों के लिए सिलेबस जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तीसरा भारत और विश्व का भूगोल। चौथा भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम है, इसी के आधार पे मेरिट बनाई जाती है और इसी के नंबरों के आधार पे आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होता है। जो पेपर सेकंड है उसमें केवल पास होना जरूरी होता है, केवल आपको 33% अंक लाना जरूरी है। इसके नंबर आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। इसमें भी 6 चीजें हैं: अवबोध क्षमता, कॉम्प्रहेंशन, मानिए गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। अंतर वैयक्तिक कौशल, सह संप्रेषण कौशल, मतलब इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड। निर्णयन और समस्या समाधान, मतलब कोई समस्या आपके सामने आ जाती है तो आप किस तरह से उससे लड़ेंगे। तर्क संगत विवेचना एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, मतलब रीजनिंग। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, और बुनियादी संख्याएं एवं आंकड़ों का विश्लेषण, मतलब गणित। ये सब चीजें 10वीं के लेवल तक की ही आपसे पूछी जाती है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछी जाती है। जो पेपर होते हैं वो एमसीक्यूज वाले होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस वाले होते हैं, जिनमें से एक को आपको सही चयन करना होता है। गलत होने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, सही होने पर आपको पूरा 1 अंक हर एक सवाल का दिया जाता है।
तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी किताबों के द्वारा हम इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। देखिए, किताबों में जो मुख्य बात ध्यान रखने की होती है वो ये है कि हम क्या करते हैं, कई किताबें खरीद लाते हैं, एक पूरी लाइब्रेरी बना लेते हैं और उनमें से आधी भी हम नहीं पढ़ पाते। सब यूं क्यों पड़ी रहती है और हम मतलब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, गलत सलत पड़ जाते हैं जिसके कारण हम असफल होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, इसलिए कम किताबें खरीदिए। जब एक किताब पूरी हो जाए उसके बाद आप दूसरी किताब खरीदने की ओर कदम उठाइए। तो भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। और कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आपको बाकी एनसीईआरटीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप केवल ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ लें तो एनसीईआरटीज के अंतर्गत जो भी भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक हैं वो कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, उसका भी 5वां एडिशन लेटेस्ट आया है, तो ये हमें पढ़नी है। बस ये 3 किताबें या यदि आप अच्छे से पढ़ जाएं तो आसानी से भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हमें देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में फर्क होता है। हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, अर्थव्यवस्था पढ़नी है। अर्थशास्त्र क्या होता है, थ्योरी होती है, और अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल। मतलब हमने अर्थशास्त्र को किन मायनों में भारतीय परिप्रेक्ष्य में उतारा है। तो हमें एक जनरल थ्योरी पता होनी चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी की कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र और कक्षा 12 की ही समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों किताबें पर्याप्त है। इनमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं जिनके बारे में मैं आगामी लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री बताई गई है और कुछ जो समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं वो क्या क्या है, उनका निराकरण कैसे किया जाए, इस बारे में बताया गया है। इसके अलावा संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है जो बहुत अच्छी किताब है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझाया गया है और ये आसानी से समझ में आ जाती है। पतली सी बुक है, पढ़ने में भी बहुत आसान है। और इसके अलावा रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, हमें ये संजीव वर्मा और रमेश सिंह दोनों पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि संजीव वर्मा कई सालों से अपडेट नहीं हो रही है, रमेश सिंह कंटिन्यू अपडेट होती रहती है, इसलिए हमें दोनों को लेना चाहिए ताकि हम कंसेप्ट भी समझ सकें और जो नए अपडेशन इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं उनको भी हम समझ सकें। तो भारत और विश्व का भूगोल, आपको यहाँ पे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कोई सी भी नहीं छोड़नी। क्योंकि 6 से लेके 12 तक पूरा जियोग्राफी को बेसिक कवर किया गया है और कई सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटीज में से उठ के आते हैं। इसके अलावा DR खुल्लर की भूगोल की बुक आती है, थोड़ी मोटी बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, तो हमें वो भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ये किताब भी खरीदनी चाहिए। भारत का इतिहास, देखिए भारत का इतिहास के लिए एनसीईआरटीज इतनी, नई वाली जो एनसीईआरटीज हैं वो इतनी लाभप्रद नहीं है, इसलिए इसके लिए हम एनसीईआरटीज को छोड़ दें तो ठीक रहेगा। पुरानी एनसीईआरटी जो है वो हमें इसके लिए पढ़नी है। प्राचीन भारत में मक्खनलाल, देखिए 2 एनसीईआरटी प्राचीन भारत में चलती है, एक तो शर्मा जी की है और एक मक्खनलाल जी की है। तो जो मक्खनलाल वाली एनसीईआरटी है वो हमें पढ़नी है। दूसरा है मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की बुक, तो आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। कई लोग बिपिन चंद्रा सजेस्ट करते हैं लेकिन उससे बढ़िया स्पेक्ट्रम की बुक है प्रीलिम्स की दृष्टि से, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम ही लेनी चाहिए। देखिए यदि अभी तक आपने बुक्स नहीं खरीदी है तो आप यही किताबें खरीदिए। यदि आपने खरीद ली है तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन किताबों को खरीदें, क्योंकि ये बहुत बेसिक बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं और केवल इन किताबों से आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर हो सकता है। फिर आती है भारतीय कला और संस्कृति, देखिए ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी यूपीएससी हर साल 3-4 सवाल इससे पूछता ही पूछता है और मेंस में तो इसका पूरा अलग से टॉपिक है ही, इसलिए हमें
प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कला और संस्कृति भी पढ़नी चाहिए, जिसके लिए नितिन सिंघानिया जो खुद एक आईएएस है, उनकी बुक्स है, बहुत अच्छी बुक है जिसमें टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से भारतीय कला और संस्कृति को समझाया गया है। तो इन चारों किताबों से हमारे भारत के इतिहास का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको केवल कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। इनको आप पढ़कर आसानी से पूछे जा सकने वाले सवाल कर सकते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। स्टैटिक पोर्शन कम पूछा जाता है, करंट अफेयर वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमें केवल कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी, देखिए आजकल इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने लगे हैं। आजकल ये यूपीएससी के लिए बहुत फेमस टॉपिक है, वो काफ़ी सवाल यूपीएससी इससे पूछ रही है पिछले 2-3 सालों से। इसके लिए दृष्टि आईएएस की बुक है, दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बुक आती है जो काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी इसमें भी करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन स्टैटिक पोर्शन के लिए और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए ये बुक अच्छी है, सफिशियंट है। और जो करंट अफेयर्स है, देखिए हिंदी में करंट अफेयर्स बहुत कम मिलते हैं और कई साइट्स देती भी है लेकिन वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते। दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, एएफई आईएएस, ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके करंट अफेयर्स ठीक हैं। हम चाहें तो इनकी सहायता ले सकते हैं। पीआईबी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तो हमें देखनी ही देखनी चाहिए। और इसके अलावा मैं भी आने वाले लेक्चर्स में करंट अफेयर टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा, तो आप उनको भी आराम से देख सकते हैं। अब देखिए, तो ये 10-12 किताबें हैं, इनको पढ़ के आप इजीली आईएएस प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। और देखिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डेली के 4 से 6 घंटे सफिशियंट है यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं तो। और प्लस इस चैनल के वीडियोस आप देखें जो वास्तव में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अब आप कैसे पढ़ें, मान लीजिए आप इस चैनल्स के वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, अपने मन से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे आपके मन में आए वैसे पढ़िए। आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। आप पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपकी मर्जी है। देखिए मेरा ये कहना है कि यदि आप इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब जैसे मैंने सिलेबस बताया है उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स इन्हीं से आते हैं। यदि आप पहले इनको नहीं पढ़ते हैं और हिस्ट्री या जियोग्राफी शुरू कर देते हैं तो फिर आपको करंट अफेयर्स को समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें पहले इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। और जब आप, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी ख़त्म कर ली, तो फिर आप जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको आप उठाइए। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर समझने में भी मदद मिलेगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और देखिए पेपर फर्स्ट का कोर्स एक बार दिसंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब ये जितनी भी किताबें हैं ये दिसंबर तक आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि देखिए इस बार परीक्षा यूपीएससी ने और भी जल्दी की है। 8 जून को परीक्षा है, तो उसके बाद हमारे पास केवल 5 महीने बचते हैं जिसमें हमें इनका रिवीजन भी करना है, पेपर सेकंड के बारे में भी पढ़ना है और मेंस की भी थोड़ी तैयारी करनी है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में इतना टाइम नहीं बचता कि हम केवल प्रीलिम्स के बाद ही पूरा मेंस कवर कर सकें, तो हमें थोड़ी तैयारी शुरू में भी करनी पड़ेगी। और आप पेपर सेकंड को इतना इजी मत समझिए, क्योंकि कई बार ऐसे मैंने आईएएस एस्पिरेंट्स देखे हैं जो पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा करके आए लेकिन पेपर सेकंड में रह गए। इस वजह से उनकी प्रीलिम्स बेकार हो गई। इसलिए आप पेपर सेकंड को इजी मत समझिए, हमें उसमें भी पास तो होना ही है, इसलिए हमें उसकी भी तैयारी करनी है। वापस पेपर फर्स्ट का 3 से 4 बार रिवीजन भी करना है और साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है। अब हमारी टीम इस चैनल पे किस तरीके से आपको ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग देगी उसके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए हमने यूँ सोचा है कि हम संविधान और राज्य व्यवस्था अगस्त में, अर्थव्यवस्था सितंबर में, भूगोल अक्टूबर, इतिहास नवंबर, साइंस टेक दिसंबर में, मतलब इस तरह से हम दिसंबर तक कोर्स ख़त्म करेंगे। और जो भी करंट अफेयर्स हैं वो इनके साथ साथ चलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पॉलिटी में कोई टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हुआ तो मैं साथ के साथ आपको बता दिया करूँगा।
और मैं हर हफ्ते की साप्ताहिक योजना आपको पहले बताया करूंगा। जैसे इस हफ्ते 1 अगस्त से 5 अगस्त तक हम एनसीईआरटी की कक्षा 11th की बुक संविधान सिद्धांत और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हर वीक पे मैं आपको सोमवार को अपडेट दे दिया करूंगा कि हाँ हम इस हफ्ते में ये पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको भी ध्यान हो जाए कि हाँ हम ये पढ़ने वाले हैं, आप भी थोड़ा खुद की तरफ से पढ़ सकें। और इनके साथ ही साथ मैं जो भी यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो सवाल डायरेक्टली मैंने जो बुक्स बताई हैं उनमें से कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। नहीं तो अब मान लीजिए आप पढ़ते जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि यार यहाँ से भी कोई सवाल नहीं आया, यहाँ से भी कोई सवाल नहीं आया, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि साथ के साथ हम देखते रहें कि कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं। तो दोस्तों ये मेरा पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको पूरी रूपरेखा बताई कि किस तरीके से हम दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कवर करेंगे और उसके बाद में किस तरह से हम रिवीजन करेंगे। पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं और ये वास्तव में आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छे एजुकेटर आपके सामने लेके आएँ और जितनी हो सके ऑथेंटिक जानकारी आपको बहुत अच्छे रूप में देने की कोशिश करें। यही हमारा प्रयास रहेगा। यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगें तो आप इन्हें प्लीज़ दूसरे लोगों को बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, ताकि सभी हिंदी मीडियम वालों को आईएएस बनने में दिक्कत नहीं हो, उनको एक आशा की किरण मिले। थैंक यू दोस्तों।